जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज है 9 फरवरी और देखते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां क्या है, प्रमुख अखबारों के हेडलाइंस क्या है और उन पर परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न हम कैसे तैयार करेंगे। पहला जो टॉपिक है हमारा अपना, वो टॉपिक है अमेरिका ईरान के संबंध को लेकर के। जो बिडेन ने कहा है, जो बिडेन ने कहने का मतलब, जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका अभी ईरान के संबंध में कुछ बयान आया है। इस बीच एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में निकाला गया है, अमेरिका और ईरान के बीच निकट भविष्य में नहीं सुधरने वाले हैं संबंध। देखिए, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के एंटी क्यों हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। बहुत ज़्यादा अमेरिका ईरान रिश्तों पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हल्के में समझेंगे कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के विरोधी इतना क्यों है। थोड़ा सा मैप देखेंगे, आप देखेंगे तो पाएंगे कि ईरान जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी अवस्थिति देखेंगे तो भारत से बहुत दूर नहीं है। यह है ईरान, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप का देश है। और अमेरिका को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके इधर जाना ठीक नहीं है, इस तरफ आप चलिए जो है तो आप पाएंगे कि यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, इतना बड़ा राष्ट्र एरिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूरी काफ़ी है दोनों के बीच में। फिर दोनों के बीच में विवाद किस बात को लेकर के है, तो इस विवाद के कई कारण हैं। पूरा इस भूमिका को लेकर के आप चलेंगे तो पाएंगे इस अमेरिका और ईरान की दुश्मनी के बीच कई कारण हैं। पहला जो कारण है, वो पहला कारण है कि अमेरिका के साथ जो है सऊदी अरब की घनिष्ठता है, ठीक है ना, अमेरिका के साथ सऊदी अरब की घनिष्ठता है और इस घनिष्ठता की वजह से ईरान के साथ उसकी स्वाभाविक शत्रुता है। इसका मतलब सऊदी अरब ईरान भी परस्पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस दुश्मनी के पीछे क्या वजह है? इस सऊदी और ईरान की दुश्मनी के पीछे क्या वजह है? दरअसल ये दुश्मनी जो है धार्मिक दुश्मनी है। सऊदी अरब जो है यह बहुत बड़ा सुन्नी राष्ट्र है, ठीक है ना, क्या है, सुन्नी देश है, मुस्लिम सुन्नी है, यहाँ ज़्यादा रहते हैं। और ईरान जो है सिया राष्ट्र है, मुस्लिमों का एक पंथ है सिया। तो सिया और सुन्नी का जो धार्मिक झगड़ा है वही सऊदी अरब और ईरान के झगड़ों का प्रमुख कारण है। चूँकि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्ते हैं, या कह लीजिए सुन्नी बहुल देशों के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए पहला कारण यह है ईरान के साथ जो है संबंध बिगड़ने का, ठीक है ना। दूसरा कारण है अमेरिका का ईरान के साथ संबंध बिगड़ने का, वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम में शामिल होना। परमाणु कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब ईरान जो है स्वयं का परमाणु बम विकसित करना चाहता है। और आप जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो चाहता है कि परमाणु बम की शक्ति जो है केवल उसी के पास रहे और किसी राष्ट्र के पास न रहे। हालांकि परमाणु बम तो किसी राष्ट्र के पास रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूरी मानवता के विरुद्ध विध्वंसक हथियार है। अगर गलत इरादे से कोई भी जो है गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र इसका प्रयोग कर देता है तो आप समझ लीजिए पूरी मानवता जाति के लिए जो है खतरा बन सकता है। तो अमेरिका और ईरान दोनों की दुश्मनी का दो कारण हमने समझा। पहला कारण ये समझा कि अमेरिका और सऊदी अरब की घनिष्ठता। सऊदी अरब क्या है, सुन्नी राष्ट्र है और ईरान क्या है, सिया राष्ट्र है, ठीक है ना। दूसरा कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है और इस वजह से अमेरिका को डर है कि ये जो अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र में पूरे ईरान का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और जो इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए चुनौती का काम करेगा, ठीक है ना। ईरान की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं, एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है तेहरान, ठीक है ना। अब इस संदर्भ में प्रश्न क्या बना है? प्रश्न इस एक व्यक्ति को लेकर के बना है। ये जो है ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं, ठीक है ना। सर्वोच्च धार्मिक गुरु कहने का मतलब
वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता आ रहा है, राष्ट्रपति जो है बदले जाते रहते हैं। लेकिन ये जो ईरान के सर्वोच्च नेता है ये लगभग 1973 के बाद से लगातार जो है ईरान के सर्वोच्च नेता जो है बने हुए हैं। इनका नाम है अयातुल्लाह अली खामेनी। क्या नाम है इनका? अयातुल्लाह अली खामेनी। अगर प्रश्न ये बन जाए कि ईरान के सर्वोच्च नेता कौन है, तो ईरान के सर्वोच्च नेता है अयातुल्लाह अली खामेनी। और पिछले 2-3 सालों से ये विशेष रूप से चर्चा में है, किस संदर्भ में? अमेरिका के साथ विवादों को लेकर के। 2-3 और विकल्प दिया है, हसन रूहानी का नाम दिया है। हसन रूहानी ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हसन रूहानी क्या है? ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। महमूद अहमदीनेजाद जो है अफगानिस्तान में थे पहले, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगली हेडलाइन न्यूज में क्या प्रमुख है, क्या प्रश्न महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू सांसद की टिप्पणी से हुए दुखी, जाने क्या कहा। तो हमें इस मुद्दे पर नहीं जाना है। किसी सांसद ने टिप्पणी कर दी कि उपराष्ट्रपति जो है पक्ष लेकर के जो है काम कर रहे हैं, वो अभी भी जो है दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ रहे हैं और संवैधानिक पद पर होते हुए भी वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस टिप्पणी से जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी बहुत आहत हुए। तो प्रश्न क्या बनता है इस न्यूज से? आपके परीक्षा के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। देख रहे ना अखबार में क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति, ठीक। नाम किसका लिखा है? वेंकैया नायडू का। और आप जानते हैं वेंकैया नायडू क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो क्या है? वही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको बात समझ गई? उपराष्ट्रपति का काम क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। और उसको जो वेतन मिलता है वह वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का ही मिलता है। 4 लाख रुपए जो महीना वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, वो मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? राज्य के सभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति यानी भारतीय राज्यसभा के वर्तमान सभापति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में भी आप जान सकते हैं, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति को वोट कौन करता है, कौन उपराष्ट्रपति बनाता है, ठीक है ना। तो संसद के 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति को छोड़ दें तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। इन दोनों सदनों के ऐसे सदस्य जो क्या है? निर्वाचित हैं, ठीक है ना, नामित नहीं है। क्या है? निर्वाचित है। यही निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। मनोनीत सदस्य भाग चुनाव में नहीं लेते हैं, ठीक। और उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो आप क्या करेंगे? राज्यसभा में एक विशेष बहुमत पारित करवा करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, हेडलाइंस क्या है, क्या परीक्षोपयोगी तथ्य है। तो न्यूज़ में है मंगल पर पहुंचेंगे 3 अंतरिक्ष यान, लाल ग्रह पर आज उतरेगा यूएई का यान। अगर सब कुछ सही रहता है तो लाल ग्रह कहने का मतलब मंगल ग्रह। लाल ग्रह कहने का मतलब क्या है? मंगल ग्रह। पहला प्रश्न बन गया आपकी परीक्षा के लिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। इस मंगल ग्रह पर आज यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात। इस देश का, इस मुस्लिम देश का, इस अरब देश का पहला जो है मंगलयान कह लीजिए, मंगल मिशन जो है
सफल होने वाला है, यानी मंगल की कक्षा में पहला इसका यान पहुंचने वाला है और उस यान का नाम है होप प्रोब। क्या नाम है? होप प्रोब। आप देख भी रहे होंगे, ये है होप प्रोब और इसे जो है संयुक्त अरब अमीरात ने जापान की सहायता से मंगल की कक्षा के लिए भेजा है। और यह जो है पूरे मुस्लिम राष्ट्र के लिए, पूरे जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, उसमें यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पहला ऐसा देश बन गया है जो किसी मंगल मिशन के लिए किसी यान को छोड़ा है। ठीक है ना। दो देशों के भी और यान जो है जल्दी ही उतरने वाले हैं। एक तो चीन का जो तियानवेन-1 है, यह चीन का मंगल मिशन है और यह कल यानी 10 फरवरी को संभावना है यह कि मंगल की सतह पर यह लैंड करेगा। ठीक है ना। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने समझा, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला किसी अरब देश का पहला यान कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ए है, होप प्रोब यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का यान है जो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला है, आज पहुंच जाएगा। तियानवेन आपके ऑप्शन में दिया गया है, तियानवेन कल 10 फरवरी को चीन का यान जो है मंगल की सतह पर लैंड करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, चीन के इसके पहले की जो लैंडिंग हुई है वो जो है असफल हुई है। तीसरा आप देख रहे हैं परसिवरेंस रोवर है। परसिवरेंस रोवर जो है नासा का है, नासा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का मंगल मिशन है और वह भी जो है अगले ही 1 महीने में वह भी मंगल की सतह पर लैंड करने वाला है। ठीक है ना। इसमें दिख रहा है प्रज्ञान रोवर। तो प्रज्ञान रोवर भारत के मंगलयान मिशन से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, भारत के मंगलयान मिशन से जुड़ा हुआ था। मंगलयान मिशन के बारे में आप जानते होंगे कि जब मंगलयान मिशन में 3 चीजें थी। एक तो था जो है आर्बिटर, ठीक है ना, उसमें तीन जो है उपकरण साथ गए थे भारत के मंगलयान में। पहला क्या था? पहला था आर्बिटर। आर्बिटर का काम क्या था? मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा करके मंगल ग्रह के वायुमंडल और उसकी सतह का फोटो के जरिए जो है अध्ययन करना। तो ये आर्बिटर तो अभी काम कर रहा है। ठीक है ना, मंगलयान का आर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, ये दोनों जो है मंगल ग्रह की सतह पर उतरते उतरते क्या हो गए थे, इनका संपर्क टूट गया था। संपर्क टूटने का मतलब आप यूं समझिए कि जैसे ये मंगल ग्रह है और पृथ्वी से जो है काफी दूरी पर है, ठीक, लगभग 10 लाख किलोमीटर के आसपास की इसकी दूरी है। ठीक है ना। जाने में औसतन जो है 9 से 10 महीने का समय लगता है। काफी स्पीड रहती है और इस स्पीड से कोई यान जो है जब मंगल की कक्षा में प्रवेश करता है तो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको ऊपर से जो है छोड़ दिया जाए, आपकी कोई स्पीड न रहे तो आप कितनी तेजी से पृथ्वी पर गिरेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वायुयान जो है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचता है तो इतना तेज उसका गुरुत्वाकर्षण काम करता है कि इस यान के पास 2 चुनौती है। पहली तो जो अपनी खुद की स्पीड है उस खुद की स्पीड को जीरो करना, उस खुद की स्पीड को कम करना, और दूसरा काम यह है कि इसके गुरुत्वाकर्षण को भी कैंसिल करना ताकि जो है गिरने पर जो है क्या हो, क्षतिग्रस्त न हो पाए। और भारत का जो रोवर और लैंडर था, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, इसी में जो है क्या हो गया, इसी में असफल रह गया था। इस वजह से आधा मंगलयान क्या हो गया था, असफल हो गया था और ऑर्बिटर काम कर रहा है, इसलिए आधा मंगलयान सफल है। ठीक है ना। तो आपने समझा मंगल ग्रह की कक्षा में अरब देश का पहला यान कौन सा है, वो है होप। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगली हेडलाइन है, भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाएंगे सीमा विवाद। यह ओली का बयान है। ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली और उनका बयान है कि भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाएंगे सीमा विवाद। ठीक है ना। इसका कहने का मतलब भारत और नेपाल के बीच इस समय संबंध मधुर नहीं है और संबंध न मधुर होने का कारण क्या है, सीमा विवाद है। सीमा विवाद क्या है, भारत और नेपाल के मध्य लगभग
1700 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है, ठीक है ना, 1700 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है। यह जो सीमा है, यह सीमा 1815 में ब्रिटिश भारत और नेपाल दोनों के मध्य एक संधि हुई थी, जिसको कहा जाता है सुगौली की संधि, ठीक है ना। इस संधि को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत और नेपाल के मध्य जो है सीमा विवाद चल रहा है, तो यह भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही संभावित प्रश्न बनता है कि भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा आज की दिख रही है वह किस संधि के जरिए जो है डिसाइड की गई थी। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटिश भारत को नेपाल के जरिए जो है इस संधि के जरिए, सुगौली की संधि के जरिए उत्तराखंड के जो कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र हैं वो जो है भारत को प्राप्त हो गए थे। और यह माना गया था कि काली नदी की जो सीमा होगी वही भारत और नेपाल की सीमा रेखा होगी। लेकिन चूंकि नदी है, रास्ता बदलती रहती है, उसका उद्गम क्षेत्र बदलता रहता है, इसलिए भारत की अपनी परिभाषा है, नेपाल की अपनी परिभाषा है। और तीन क्षेत्र, एक लिपुलेख, दूसरा काला पानी और तीसरा लिम्पियाधुरा, इन तीनों क्षेत्रों को लेकर के, ये तीनों क्षेत्र जो है भारत के नक्शे में है, भारत के अभिन्न हिस्सा है। और नेपाल ने अभी नया नक्शा जारी करके इन तीनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा बता दिया है, ठीक है ना। और इसी नक्शे विवाद के कारण भारत और नेपाल के संबंध क्या है, आपस में बिगड़ गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो है नेपाल के नक्शे में ये तीनों जगह शामिल नहीं थी, ये तीनों भारत के नक्शे में भारत के अभिन्न क्षेत्र के रूप में शामिल था, लेकिन नेपाल के हिस्से में शामिल नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो है नया नक्शा जारी करवाया, जिसमें ये तीनों क्षेत्र भी शामिल हो गए थे, ठीक है ना। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि नेपाल और भारत की सीमा पर पड़ने वाले राज्य कौन सा है निम्नलिखित में से, ठीक है ना। इसको निम्नलिखित में से समझिएगा। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार। तो आप जानते हैं कि विकल्प में इस प्रश्न में जितने विकल्प दिए गए हैं, तीनों विकल्प जो है भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है ना। भारत नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड राज्य भी स्थित है, उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगती है और बिहार की भी सीमा लगती है। इसका कहने का मतलब इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक बयान है, हेडलाइन है सांसद नवनीत राणा का। उन्होंने क्या कहा, सचिन, लता और कोहली के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। किसान विवाद को लेकर के आप देख रहे होंगे समाचारों में, किसान विवाद को लेकर के कुछ लोग जो है सचिन तेंदुलकर की फोटो पर कालिख पोतते हुए सोशल मीडिया पर नजर आए हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने हो सकता है किसान आंदोलन का समर्थन किया हो। तो लोग ऐसे लोग हैं कि उनका भी जो है विरोध करने लगे और उनकी भी प्रतिमा को कालिख पोतने लगे। ये जो तीनों नाम है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली, ये सब भारत की महान विभूषियाँ हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, ठीक है ना। अपने अपने क्षेत्र में इनकी योग्यता जो है किसी से तुलनीय नहीं है, मतलब ये सारे लोग अतुलनीय हैं। तो एक प्रश्न बनता है, चूंकि इसमें लता जी का भी नाम आया, लता मंगेशकर का भी नाम आया, तो एक प्रश्न बन सकता है, स्टैटिक प्रश्न बन सकता है कि भारत की स्वर कोकिला किस गायिका को कहा जाता है। तो भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है श्रीमती लता मंगेशकर जी को, ठीक है ना। लता मंगेशकर को ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जो भारत का सम्मानित अवार्ड हो और न मिला हो। इन्हें भारत रत्न 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो लता मंगेशकर को न मिल चुका हो। एक भाषा को छोड़िए, लता मंगेशकर जी कम से कम 36 भाषाओं में, 36 रीजनल और भारतीय भाषाओं में लगभग इन्होंने गाने गाए हैं। 1000 से ज़्यादा फिल्मों में जो है इनके गाने चले हैं। इतनी महान गायिका को भी जो है लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण जो है उनको भी जो है लपेटे में ले रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का सही जवाब आपने जान लिया। भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी को, ठीक है ना।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हेडलाइन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पड़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि हाथरस में एक दुर्घटना क्या कह रही है, दुखद घटना हुई थी जिसमें एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ था, ठीक है ना, और गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो न्यूज़ ये आई थी कि उसके शव को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने रात के अंधेरे में जला दिया था। ऐसा मीडिया की जो है रिपोर्ट थी, जिसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। ठीक, उस बवाल को लेकर के एक वकील थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, कानून का राज उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि उत्तर प्रदेश चूंकि संवैधानिक रूप से विफल हो चुका है, अतः वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो एक प्रश्न बन जाता है, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता रहा है? ठीक है ना, जब किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए, संवैधानिक आपातकाल को आप समझिएगा, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन कहने का मतलब उस राज्य का शासन केंद्र सरकार सीधे जो है अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी पर ले लेती है। और ऐसा जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि जब भी किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व सीधे अपने हाथों में लेता है। और इसकी अनुशंसा कौन करता है? इसकी अनुशंसा करता है राज्यपाल, ठीक है ना। तो कौन सा वो अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 356। यहाँ 2-3 और अनुच्छेद दिए गए हैं, उनके बारे में मैं भी बताऊंगा। अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 जो है आपका एक मौलिक अधिकार है, जिसे कहते हैं राइट टू लाइफ या जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। यह जो है आपका एक सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के जरिए मिलता है। अनुच्छेद 112 लिखा है, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान में कहा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 112 में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? बजट है। अनुच्छेद 370 जो है यह कश्मीर के प्रशासन से संबंधित था, ठीक है ना। किससे संबंधित था? कश्मीर के प्रशासन से संबंधित था। लेकिन इस समय जो है यह जो है खत्म तो नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 अभी भी भारत के संविधान में है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं रह गई है, यानी यह जो है नलीफाइड किया जा चुका है, ठीक है ना। इसके इसी उपबंध के तहत इसको क्या कर दिया गया है? नलीफाइड कर दिया गया है, ठीक। पहले क्या स्थिति उत्पन्न होती थी? एक समय ऐसा रहता था कि केंद्र में जो है प्रायः एक दल की जो है मजबूत सरकार रहा करती थी। मजबूत सरकार कहने का मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। दोनों सदनों में उस दल की स्थिति मजबूत बनी रहती थी। तो उस सरकार का जो भी मन करता था, जिस राज्य पर भी मन करता था, उस राज्य पर क्या कर देते थे? राष्ट्रपति शासन लगा देते थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन लगाने की एक प्रक्रिया है कि राज्यपाल क्या करता है? रिपोर्ट देता है। किसको रिपोर्ट देता है? राष्ट्रपति को, कि इस राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो चुकी है, और उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। यदि उस व्यवस्था पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों क्या कर दें? दोनों सहमत हो जाएं, ठीक है ना। दोनों उस प्रस्ताव को क्या कर दें? पारित कर दें, तो उस राज्य में 6 महीने तक के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और यह 6 महीने बार बार करके बढ़ाया जाता रह सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक के लिए, ठीक है ना। यानी आपके दल की अगर सरकार कहाँ है? लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी आपकी स्थिति मजबूत है, तो एक तरीके से आपके पास अधिकार हुआ करता था कि आप क्या करें? किसी भी राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लें, वहां अपनी सरकार अपने तरीके से चलाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई केस में कहा कि जब तक अनिवार्य रूप से ऐसी स्थिति न बन जाए, तब तक जो है किसी राज्य को मात्र डराने के लिए केंद्र जो है ऐसे
मसलों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। यानी कह दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य पर लगाया जाएगा तो वह भी जो है जुडिशियल रिव्यू के अधीन आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट उस स्थिति को भी देख सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना जरूरी था या नहीं था। इसलिए आपने देखा होगा अब आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो है परिकल्पना बहुत कम हो गई है, ठीक है ना, उसकी घटना बहुत कम हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक लगभग 2 से 3 से 4 जो है निर्णय दिए और इन 3-4 निर्णयों ने जो है राष्ट्रपति शासन सत्ताधारी दल के मर्जी पर लगना जो है खत्म हो गया, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर को इसी प्रश्न का समाप्त करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसका लिंक जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें। यूपीएसआई का केजीएफ बैच चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। आज 9 फरवरी है, कल के बाद से इसकी फीस 999 से बढ़ करके 1599 हो जाएगी। यानी अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करने का थोड़ा सा भी मन है तो आप अभी आज में जो है तुरंत एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो फीस बढ़ करके 1599 हो जाएगी। दूसरी बैच 20 फरवरी से शुरू होने वाली है, एडमिशन शुरू है यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की। तो जो परीक्षार्थी यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि इस बैच की भी फीस तुरंत बढ़ने वाली है। ठीक है, विदा लेते हैं आपसे इसी प्रश्न के साथ। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।